अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। तो जैसा मैंने बताया, आज हमारे पास आईजीसीएसई की वर्कशॉप है एंड दिस इज़ डे 9 ऑफ द वर्कशॉप। इट्स बीन 9 डेज वी हैव बीन इनटू द वर्कशॉप्स। तो आज की क्लास में हम लोग दो ईयरली पास पेपर सॉल्व करेंगे आईजीसीएसई के। वन मई जून 2025 P41 एंड 1 अक्टूबर नवंबर 2025 P41। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पूरा 2025 हो जाएगा। 2026 फरवरी मार्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2025 फरवरी मार्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही बेटा, तो दैट विल बी अ कंप्लीट पैकेज। लेट्स मूव टू द क्लास डायरेक्टली टुवर्ड्स द कैलकुलेटर स्क्रीन। चलो, सो दिस इज आवर पेपर मई जून 2025 P41। 1 hour 15 minutes का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है एंड दिस हैज 16 पेजेस। मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। ओके, सबसे पहला सवाल। कैल सर्किल वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को सर्किल करना है बेटा हमें। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्पीड नहीं है, टाइम नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये दोनों करेक्ट होंगे तो ही आपको मार्क मिलेगा, वरना मार्क आपको नहीं मिलेगा। फिगर 1.1 shows speed time graph for train traveling from station A to station B। सही है बेटा। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी, दिस इज स्टेशन ए and this is station B. Speed time graph given है. Remind the maximum speed of the train. तो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड बेटा हमारे पास क्या आ रही है, देखें, दिस वन विच इज 56 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। तो बेटा क्या हो रहा है, जीरो से, विच इज दिस टाइम, जीरो से 80 सेकेंड के दौरान द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है बेटा। देन 80 से how much, 80 से 480 सेकंड्स के दौरान द ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 56 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनली हमसे क्या कहा जा रहा है बेटा, 480 से 530 सेकंड्स के दौरान द ट्रेन इज डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। स्ट्रेट लाइन बता रहा है यूनिफॉर्म। सही बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, 0 to 80 seconds, कॉमा, ट्रेन accelerates uniformly. Okay, 80 till 480 seconds, train moves with uniform velocity of 56 मीटर पर सेकेंड। फाइनली हमारे पास क्या है बेटा, 480 to 580 seconds, ट्रेन decelerates uniformly। ठीक है बेटा। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो बेटा जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास स्टेशन ए होगा और यहाँ पे हमारे पास स्टेशन बी होगा। ठीक है बेटा। एंड जो शेप बन रहा है ग्राफ का वो ट्रेपीजियम है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो बेटा पैरेलल साइड कौन सी है हमारे पास, एक पैरेलल साइड है ये जो 80 से 480 यानी 400 है, और एक पैरेलल साइड है ये जो कि 530 है, और हाइट है 56। 400 प्लस 530 मल्टीप्लाई बाय 56। तो
बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 5.936 एक्सपोनेंट 6, 5.936 into 10 raised to the power 6 मीटर। बेटा एग्जामिनर लाइक्स द आंसर टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई बड़ा बहुत बड़ा है, बहुत कोई छोटा जवाब आपके पास आ रहा है, बट ये हमारे पास हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जवाब हो जाएगा इसका। वंस अगेन लेट मी सी, हमारे पास टाइम सेकंड्स में एंड स्पीड मीटर पर सेकंड पे सही है बेटा। ठीक है, तो बेटा वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ हाउ मच। एक मरतबा इसे वापस देख लेते हैं। ओ बीच में गलती की है हमने, ये गलती हुई है बीच में, इट्स प्लस, सही 26,040, ये करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। तो बेटा 26,000 मीटर लिख दें, या फिर 2.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर लिख दें, बात एक ही है। दिस इज हाउ वी राइट आवर आंसर इन against 3 marks. On a different day, the train takes 650 seconds to travel between station A and station B. Okay. Suggest one change to the motion of the train that leads to this longer journey time. स्लो स्पीड होगी ट्रेन की, लेसर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद लेस एक्सेलरेशन, ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद लेस एक्सेलरेशन, सही बेटा। तो हमने सवाल 909 पे खत्म किया है, एंड वी स्टार्टेड एट 902, 7 मिनट्स में हमने सवाल सॉल्व किया। ओके बेटा, नेक्स्ट। Resultant force is applied on object moving with velocity v in a straight line. State two different changes to the motion that resultant force may cause. दो changes हमारे पास क्या होंगे? Two different changes to the motion that resultant force may cause. तो रिजल्टेंट फोर्स दो चेंजेस हमारे पास क्या करवा रही है? एक तो वो डायरेक्शन को चेंज करवा सकती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करवा सकती है। ये दो बातें लिख दें हम, चेंजेस डायरेक्शन, changes magnitude of velocity, ठीक है बेटा। नाउ आगे देखें क्या बोल रहे हैं हमसे। स्टेट वन अदर वे द फोर्स मे चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक और तरीकेकार बताओ जिस तरीकेकार से हमारे पास फोर्स कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे। उसका मैथ चेंज कर सकती है, मैथ बोल रहा हूँ, उसका शेप चेंज कर सकती है, उसका साइज चेंज कर सकती है। लाइक अगर मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊं एंड इट्स अ मॉडलिंग क्ले, तो उस फोर्स से उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चेंज जिस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। Describe a uniform meter ruler. Describe how a uniform meter ruler, pivot, and selection of masses can be used to demonstrate that there is no resultant moment on an object in equilibrium. You may include a label diagram. Okay बेटा, तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक यूनिफॉर्म मीटर रूल रख रहा हूँ जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा बेटा? सेंटर में, लाइक दिस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का बेटा वेट लाई कर रहा है डाउनवर्ड एंड विच इज मेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट। दूसरा ऑब्जेक्ट है ये जिसका वेट लाई अगेन कर रहा है बेटा डाउनवर्ड और जिसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा हमें क्या करना होगा,
हमें ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करके वी विल मूव वन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट until the meter rule is completely horizontal. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे डायग्राम को लेबल कर देते हैं रूलर या मीटर रूल कह दो इसे। ये हमारे पास है बेटा पिवट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट 2। सही बेटा, एक चीज और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ और वो ये है बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। एक मिनट, फ्रॉम द सेंटर होता है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 1 का हो गया, ऑब्जेक्ट 2 का सॉरी, और ये ऑब्जेक्ट 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास D1, ये हो गया हमारे पास D2। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो हम क्या कहेंगे बेटा। पिवट द रूलर at center and place two masses at both end of ruler। सही बेटा, दोनों एंड ऑफ द रूलर पे हम लोगों ने मैसेज को प्लेस कर दिया है। ठीक है बेटा, दूसरा हम क्या बोलेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 is weight multiply by perpendicular distance। W1 नाम दे रहा हूँ इसको और इसको W2 नाम दे रहा हूँ। एंड मोमेंट of object 2 is W2D2। सही बेटा, मूव ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट और राइट अबाउट पिवट या मूव ऑब्जेक्ट नियर और अवे फ्रॉम पिवट until meter rule is balanced। ब्रैकेट में लिख देना बेटा, यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे किसके बराबर हो चुका होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ 9:16 पे। डायग्राम की वजह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो वी डिड दिस क्वेश्चन एट 7 मिनट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिगर 3.1 shows side view of a part of the concrete track at a skateboard park। Skateboarder is initially at rest at point A. The skateboarder then travels through point B and comes to rest at point C। सही है बेटा, describe the transfer of energy as the skateboarder travel from A to B to C along the concrete। ओके बेटा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी कन्वर्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. ग्रेविटेशनल potential energy at A converts into kinetic energy at B. Then to gravitational potential energy at P. सही बेटा. अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे नहीं बोला है कि ये फ्रिक्शनलेस स्केटबोर्ड पार्क है, तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट एज हीट. ठीक है बेटा. B is at ground level. C is 2.8 meters above the ground level. Mass of the skateboarder is this. बोल रहा है work done on the skateboarder निकालें as she travels from B to C. बेटा B to C जब ये मूव कर रहा है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. सही बेटा. तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास हाइट पता है, मास पता है, तो बेटा मैं यहाँ पे वर्क को किसके बराबर कर दूंगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के. जैसा मैंने आपको बताया था, वर्क कैन बी रिप्लेस विद एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास है 65, ग्रेविटी है 9.8 और एच हमारे पास क्या है? 2.8. सही बेटा. आंसर आ रहा है हमारे पास 1738.6. ठीक है बेटा. जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके 1800 जूल हो जाएगा. इट्स बीन अराउंड एन एयर एंड आई हैव बीन टेलिंग यू राइट योर आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर, बट स्टिल अभी तक मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे. इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट योर आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर? तो बेटा इतनी सिंपल सी बात दिमाग में आप लोगों के अब बैठ जानी चाहिए कि एग्जामिनर को ये आंसर 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो भी अवेलेबल है उसमें पसंद है. ठीक है बेटा. द skateboarder falls off the skateboard at B. She hits the track and comes to rest after a few milliseconds. State the equation that defines force with which the skateboarder hits the track. State the meaning of any symbol you use. Okay बेटा, फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. F equals to delta P upon T. Here F equals to force, delta P equals to change in momentum, and T equals to time. सही बेटा. And that is how we are done with this question at 9:20, and we took only 4 minutes to solve this question. Next, figure 4.21 shows a heater used to warm air in a room. Okay, state the main method of transfer of energy throughout the air. तो एयर क्या करती है बेटा? एयर करती है हमारे पास कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन समझा दें, आप लिख दें यहाँ पे. बेसिकली स्टेट बोला है. Explain how heater warms all the air in the room. तो बेटा क्या होगा? Air near the heater receive heat, becomes less dense, rises. Cold air sinks to the bottom and replaces it. ठीक है बेटा. This process continues until thermal equilibrium is established. ठीक है. Air near heater receive heat, comma, becomes less dense and rises. Cold air sinks to the bottom and replaces it. This keeps on happening until
thermal equilibrium is reached। सही बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। Now, power of the heater is 2 kilowatt and connected to the main supply of EMF 230 volt. Show that the current in the heater is approximately this. तो P equals to IV, I हो जाएगा P upon V, पावर है 2 किलोवाट यानी 2000 वाट SI यूनिट्स में, एंड वोल्टेज है 230 वोल्ट। आंसर वी आर गेटिंग इज 8.69, जो कि रफली 8.7 एम्पियर है। सही बेटा, तो ये प्रूफ करने को बोला था, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, प्लग कनेक्टिंग टू द हीटर टू द मेन सप्लाई इज फिटेड विद फ्यूज। फ्यूज रेटिंग है 3, 5, 10, 13 एम्पियर। ठीक है बेटा, स्टेट विच फ्यूज इज यूज स्लाइटली ग्रेटर देन द करंट। हमें फ्यूज को यूज करना है विच इज 10 एम्पियर। एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होगी बेटा? एक्सप्लेनेशन हम ये लिखेंगे बेटा, फ्यूज should be slightly greater than 8.7 एम्पियर। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे बेटा? 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर फ्यूज आर स्मॉल। ठीक है, will below, and 13 एम्पियर इज लार्ज। और इसमें लिख देंगे बेटा डेंजरस फॉर अप्लायंस। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट अगेन 4 मिनट्स। 9:24 पे हमने सवाल कंप्लीट कर लिया है, 4 मिनट। ray of light incident on soap film. Figure 5.1 shows magnified image of a small part of the soap film. The ray of light is refracted as it enters the soap film. The refractive index of the soap film is this. Define refractive index in terms of speed of light. तो मैंने आपको याद है फॉर्मूला बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum over speed of light in medium। तो ये बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। शो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन as light enters the soap film is approximately this। तो बेटा आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है ना, तो फॉर दैट लेट्स मेक अ नॉर्मल। नॉर्मल से हमें दिख रहा है बेटा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो और ये जा रहा है बेटा एयर से डेंसर मीडियम, यानी एन इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर होगा। ठीक है बेटा, साइन एंगल आर क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन एंगल आई 60 है और एन क्या है बेटा हमारे पास? 1.28। तो एंगल आर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 60 ओवर 1.28। लेट्स सॉल्व। 42.57, जो कि रफली हो गया बेटा 43 डिग्री। That's what we needed to prove। ठीक है, on figure 5.1 draw carefully refracted ray in the soap film and label angle of refraction। बेटा आप देखो हमसे बोला है केयरफुली ड्रॉ करें, यानी हम मेजर करके बनाएंगे। ठीक है बेटा,
तो 43 डिग्रीज पे हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रखना है और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेबल कर देना है. फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अ प्रोट्रैक्टर and I'll place the protractor like this. ठीक है. सो अब मुझे क्या करना है बेटा, 43 डिग्रीज पे बनाना है 41 10 20 30 40 और ये आएगा 41 42 43. ठीक है बेटा. तो 43 डिग्रीज पे मैंने रे ऑफ लाइट बनाई और बेटा अभी हटा दें प्रोट्रैक्टर. अच्छा, एक्सिस लाइन जो है ना वो यहाँ पे रब कर दिएगा क्योंकि फिर वो मीडियम चेंज हो रहा है. इतना रखिएगा. ठीक है. एंड साथ साथ आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको लेबल कर देना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. और मेंशन भी कर दीजिएगा 43 डिग्री पे. सही बेटा, ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टेड लाइट हम लोगों ने दिखा दी. कह रहे हैं और रे ऑफ लाइट इज मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इन एयर. व्हाट इज मेंट बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? लाइट ऑफ सिंगल कलर, लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी. लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताओ. तो बेटा लाइट की स्पीड तो आपको पता है क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8. तो v इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है. देन एफ हो जाएगा v ओवर लैम्डा. v है हमारे पास 3.0 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा कितना है 680. नैनो याद रखिएगा, एक्सपोनेंट -9 होता है. 680 एक्सपोनेंट -9. 3 exponent 8 divided by 680 exponent -9. 4.41 into 10 raised to the power 14. यानी 4.4 into 10 raised to the power 14 यूनिट क्या हो जाएंगे? हर्ट्ज. ठीक है. एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एट 9:29. का मतलब ये सवाल हम लोगों ने 5 मिनट में किया. Figure 6.1 shows a person using magnetic window cleaner. सही है. The part on the outside of the window is attracted to the inside part through the glass window. Each part of the window cleaner contains two magnets. Figure shows the magnetic field between the parts of the window cleaner. सही है बेटा. अट्रैक्शन हो रही है तो ये ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमारे पास. तो ये देखें हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास जहाँ से फील्ड लाइन निकलती हैं वो नॉर्थ होता है और जहाँ फील्ड लाइन जाती हैं वो साउथ होता है. ठीक है बेटा. ग्लास इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट. Magnetic materials can be attracted by a magnet while non-magnetic materials can't be. Okay. Suitable material for magnets in the window cleaner. Explain your answer. स्टील होगा बेटा. क्यों बेटा? क्योंकि स्टील हमारे पास क्या है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है. As it retains its magnetism. Yeah, it's a permanent magnet. ऐसा कुछ लिख दें. Label the poles of magnets on figure 6.2. इत्तेफाक की बात है मैं पहले ही बना चुका हूँ. ठीक है बेटा. तो एक काम करते हैं, साउथ साउथ नॉर्थ
नॉर्थ, ये भी बना देता हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने पोल्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब्दुल बार आमिर, पेपर पूरे सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद Q&A होगा। आपका जो सवाल है अपनी नोटबुक पे लिख लें, पेपर के बीच में मुश्किल हो जाएगा। State how figure field lines in figure 6.1 shows different strength of the magnetic field between the magnets। तो बेटा फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना स्पेस्ड है उससे देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड लाइंस क्लोजर कॉमा स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फील्ड लाइंस अवे कॉमा वीक फील्ड। ठीक है, एंड वी डिड दिस क्वेश्चन एट 9:33। दैट मीन्स इस सवाल को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लग गया बेटा, 3 मिनट। Figure 7.1 shows sketch of a current voltage graph of electronic component। ये डायोड है। ठीक है बेटा, नेम द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हाउ यू आइडेंटिफाइड द कंपोनेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो नाम क्या है कंपोनेंट का बेटा हमारे पास, डायोड। ठीक है बेटा, तो क्या बोलेंगे एक्सप्लेनेशन, देयर इज करंट ओनली व्हेन voltages increased at one side। ब्रैकेट में लिख देना फॉरवर्ड बाय, other side is not allowing current to flow। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दिएगा रिवर्स बाय। ठीक है बेटा, ड्रॉ सर्किट सिंबल फॉर डायोड। तो डायोड का सर्किट सिंबल हमारे पास होता है ऐसा। ठीक है बेटा, on figure 7.2 shows circuit two identical resistor heaters A and B connected to the main supply। ओके बेटा, इसका मतलब इसके ऊपर भी 230 वोल्ट होगा, इसके ऊपर भी 230 वोल्ट होगा। S1 is closed, S2 is open। S1 को क्लोज कर दिया है बेटा और S2 ओपन है, यानी अभी हमारे सर्किट में सिर्फ एक हीटर लगा हुआ है। द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 3.9 एम्पियर। ठीक है बेटा, टू आइडेंटिकल हीटर है, एक जैसे हीटर है तो बेटा दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3.9 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर ए। तो आर इक्वल्स टू वी ओवर आई, वोल्टेज है 230, करंट है 3.9। बेटा आंसर आ रहा है 58.97, जो कि हो जाएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास 59। यूनिट नहीं लिखा हुआ है, ओम्स लिख दिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द हीटर ए इन 5 मिनट्स। तो हीटर ए ने 5 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, आई वी टी। पावर की जगह आई वी आ गया और टाइम ऐसे ही रहा। बेटा करंट आपको पता है 3.9, वोल्टेज आपको पता है 230 और टाइम बोल रहा है आपको कितना, 5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 3.9 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 26 2,69,100, 269,100, जो कि अगर मैं ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 2.69 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो ये 2.7 इंटू 10⁵5, एनर्जी सब ऐसा यूनिट में है तो एनर्जी जूल में आएगी। ठीक है बेटा,
S1 remains closed, S2 closed, S2 भी क्लोज कर दिया तो बेटा ये पैरेलल सर्किट हो गया। और अगर ये पैरेलल सर्किट हो गया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हीटर है तो इसे भी 3.9 एम्पीयर चाहिए होगा। तो ऊपर हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा? 3.9 प्लस 3.9, हाउ मच? 7.8। यस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द एम मीटर रीडिंग, शो योर वर्किंग। तो हमने क्या किया? 3.9 प्लस 3.9 विच इज 7.8 एम्पियर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिएगा, बोथ हीटर्स आर आइडेंटिकल तो सेम करंट, बस। तो ये हमने किया बेटा 9:38 में, 10 मार्क का क्वेश्चन था ये, एंड वी स्टार्टेड एट 9:33, 5 मिनट में। Figure 8.1 shows diagram of simple part of AC generator. Okay, identify the component A and B. तो बेटा A हमारे पास क्या है? कार्बन ब्रशेस। एंड B हमारे पास क्या है? स्लिप रिंग। कुछ बच्चे स्लिप रिंग कम्युनिकेटर लिखते हैं, विच इज रॉन्ग, सिर्फ इन्हें स्लिप रिंग का है। ठीक है बेटा। Component C is made up of soft iron. Describe the effect of this component C on the generator. Component C हमारे पास आयरन का बना हुआ है। ठीक है बेटा। तो आयरन हमारे पास क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है बेटा। स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। The coil of generator rotates at constant speed of 2 complete revolutions per second. एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही हैं। Sketch a graph of EMF against time on the axis of 8.2. The coil position is shown in figure 8.1 at time t equals to 0. ओके बेटा, कॉइल वर्टिकल हुआ हुआ है। वर्टिकल जब कॉइल हुआ हुआ होता है हमारे पास, तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होता है? मिनिमम ईएमएफ होती है। ठीक है बेटा। और हमारे पास ग्राफ में ईएमएफ की वैल्यू दिखाई भी नहीं है, सही है। तो कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे दिखा रहा है हमारे, तो हम 0 से शुरू होंगे। और बेटा क्या बोला गया है हमें? हमें बोला गया है 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन हो रही है, यानी 1 सेकंड में हमारे पास क्या होगा बेटा? 2 वेव्स कंप्लीट होंगी। ठीक है बेटा। तो 0.5 सेकंड में हमें एक वेव कंप्लीट करनी होगी, कुछ इस तरह। ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने यहां से क्यों शुरू किया है? तो ग्राफ में मुझे डायग्राम में दिखाया हुआ वर्टिकल, तो वर्टिकल कॉइल की 0 ईएमएफ होती है। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल से शो करता बेटा, तो मैं यहां से अपना ग्राफ शुरू करता और यूं लेके जाता ग्राफ को। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, बदतमीजी है। अरे भाई, ये पेड एप्लीकेशन में तुम क्यों दिखा रहे हो ये?
ये पेड एप्लीकेशन पे क्यों दिखाया जा रहा है? ओके, लेट मी चेक। क्यों क्यों वाई? चले फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं अगली वीडियो से पहले इसको ठीक करता हूँ। ये क्यों क्या कहते हैं वाटर मार्क दिखा रहा है, तो अभी फिलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं सर। ठीक है। इन पावर स्टेशन transformer are used to set up the voltage of electricity generated before it is transmitted through cables over long distance। सही है बेटा। ना आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, सुनो। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। तो क्या बोलेंगे बेटा हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जो वोल्टेज बढ़ाता है बट करंट कम कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर increases voltage but decreases current using formula I P square P loss equals to I square R, power loss reduces by the factor of square। ठीक है बेटा। Power station generates electricity at this volt। Type of transformer steps up the voltage to 3 lakh volts। तो बेटा ये हो गया VP, ये हो गया VS। प्राइमरी कॉल के टर्न्स हैं ये हो गया NP। बोला है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल निकालें NS। तो बेटा VS अपॉन VP बराबर हो जाएगा NS अपॉन NP। तो NS हो जाएगा बेटा VS NP अपॉन VP। VS है हमारे पास कितना 25,000, सॉरी 300,000। NP है हमारे पास 450 डिवाइड बाय 25,000। तो 300,000 multiplied by 450 divided by 25,000, we're getting an answer of 5400। ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स के कुछ यूनिट नहीं होते, तो 9:45 पे हमने सवाल कंप्लीट किया। वी स्टार्टेड एट 9:38, यानी 7 मिनट्स में हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ 10 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 9। Strontium is a radioactive isotope that contains 38 protons, 52 neutrons। ठीक है बेटा। आगे बोल रहे हैं strontium decays by to form isotope of yttrium by beta particle। Suggest how nucleus of stable isotope of strontium differs from nucleus of strontium 90। ओके, strontium स्टेबल आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंशियम कैसे डिफर करता है? एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, जो स्टेबल आइसोटोप होगा हमारे पास, उसके पास हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है। Suggest how stable isotope of strontium differ from a nucleus of strontium 90। ओके बेटा। तो अगर स्ट्रोंशियम 90 हमारे पास अनस्टेबल है तो इसके पास ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे। मैंने आपको रीज़न बताया था ना अनस्टेबिलिटी का, टू मच प्रोटॉन्स टू मच न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा। स्ट्रोंशियम 90 हैज मोर प्रोटॉन्स, सॉरी मोर न्यूट्रॉन्स, या स्टेबल आइसोटोप जो है हमारे पास उसका आ, उसके पास कम न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। आप इसका रीज़न क्या हो गया बेटा, इसका रीज़न हमारे पास एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा बेटा, रेडियो एक्टिविटी happens due to excess
न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, कंप्लीट द इक्वेशन। ये वाटर मार्क अभी हटाता हूँ मैं थोड़ी देर में। कंप्लीट द इक्वेशन। तो बेटा बीटा का हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है -1, न्यूक्लियन नंबर 0 होता है। ड्यूरिंग बीटा डीके हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियन नंबर रिमेन सेम। एक्सप्लेन व्हाई साइंटिस्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम दे आर एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन। रेडियोएक्टिव स्ट्रॉन्शियम बीटा एमिट कर रहा है ना बेटा, तो हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है बेटा, बीटा radiations are harmful for humans as they ionize body cells. Yttrium is also unstable. Scientists places sample of yttrium near a radiation detector. Table 9.1 shows the count rate recorded by the detector as the sample decays. Okay, तो ये काउंट आ रही है हमारे पास as the sample decays. ठीक है, तो काउंट हमारे पास आ रही थी ये। ओके, बोल रहा है फिगर 9.1 shows the graph of the count rate due to yttrium against time. ओके बेटा, अब इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिनेरियो क्या आ रहा होगा। यूज 9.1 टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ यूट्रियम, शो योर वर्किंग। यूट्रियम की हाफ लाइफ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो यूट्रियम की हाफ लाइफ हमारे पास क्या आनी चाहिए, देखते हैं। तो अगर मैं 48 ये है, सही है, ठीक है। तो ये काम करो बेटा, हमें बैकग्राउंड काउंट के बारे में तो अभी तक बात की नहीं है, तो ये हमारे पास इनिशियल काउंट है। आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या होगा, इसका हाफ। तो ये 48 का हाफ क्या होगा, 24। तो हम जाएंगे यू। ठीक है, तो हमें वैल्यू जो मिल रही है यहाँ पे, क्या मिल रही है बेटा, 72। और यूनिट सिस्टम क्या है यहाँ पे, आर, तो 72 आर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्किंग होगी। नाउ बेटा, explain the difference between the count rate in table 9.1 and count rate due to the yttrium plotted against figure 9.1। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड काउंट की वजह से भी कुछ काउंट आ रही होती है। ठीक है बेटा, तो टेबल की बात कर रहा है, तो टेबल ऑल्सो कंटेन्स काउंट ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशन। सही है बेटा, तो टेबल में हमारे पास काउंट 68 से शुरू हुई है, और ग्राफ में हमारे पास काउंट शुरू हुई है बेटा कहाँ से, 48 से। ठीक ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमें पता चल रहा है 20 यहाँ पे बैकग्राउंड काउंट की वैल्यू है। ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:51। इसका मतलब ये सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया है 6 मिनट्स में। चलो, जुपिटर एंड अर्थ आर इन सोलर सिस्टम, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। बेटा जुपिटर हमारे पास क्या है, गैसियस प्लैनेट है। ठीक है, और अर्थ है रॉकी एंड सॉलिड। Gravitational field strength at the surface of Earth is approximately this. The gravitational field strength at the surface of Jupiter is this. Define gravitational field strength. तो क्या बोलोगे बेटा, फोर्स पर यूनिट मास। क्या बताया था मैंने आपको,
W इक्वल टू mg में से g होता है W अपॉन m, तो W क्या है, वेट, फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट मास बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। वन फैक्टर which causes difference between the gravitational field strength at the surface of Jupiter and gravitational field strength at the surface of Mars। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का एक फैक्टर हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास वो फैक्टर क्या है, मैथ। ठीक है, हमारे पास जुपिटर का मैथ बहुत है, मैथ ऑफ प्लैनेट। स्टेट बोला है तो हम स्टेट लिखेंगे। अब्दुल्ला बेटा पेपर, दोनों पेपर खत्म हो जाएंगे तो Q&A होगा, ये बात मुझे रिपीट बार बार क्यों करना पड़ती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अब बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या हो रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। ओके बेटा, हमें बताना है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर वर्सेस ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ क्या होगी। तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर होगी स्लो, और रीजन क्या है बेटा, अर्थ सन से ज्यादा करीब है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, एज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज लेसर ऑन जुपिटर। 3 मार्क का सवाल है, तो इसको आप इस तरह डिवाइड कर लो। ठीक है, and that is how we are done with this question at 9:54, और ये हमारे पास 3 मिनट में हुआ है, एंड वी आर डन विद दिस पेपर। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने पेपर 9:02 पे शुरू किया था, 9:54 पे, यानी 52 मिनट्स में हमने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। फॉर द टाइमिंग आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड हम नया पेपर शुरू करेंगे, बट पहले मैं इस वाटर मार्क को हटा दूँ, इट्स काइंड अनोइंग। ठीक है बेटा।